काबुल एयरपोर्ट पर हमले के साथ ही आईएसआईएस खुरासान एक बार फिर से विश्व पटल पर सामने आ रहा है। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या आईएसआईएस खुरासान और तालिबान दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा तालिबानी आतंकी भी इस हमले का शिकार हुए हैं। वहीं इस हमले के बाद यूएनएससी की तरफ से भी बयान दिया गया और कहा गया कि आतंक के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूएनएससी ने हमले की निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। काबुल हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले से पहले एयरपोर्ट पर फायरिंग की गई थी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इस हमले को नहीं भूलेंगे और वक्त आने पर करारा जवाब देंगे। लेकिन अमेरिका ये समझने में लगा है कि आईएसआईएस खुरासान के निशाने पर अमेरिका के सैनिक क्यों आए। आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अमेरिका ने आईएसआईएस को सीधी चेतावनी दी है कि ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे, जहां भी होंगे ढूंढकर सजा देंगे। इस फिदायीन हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ब्रिटेन ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं फ्रांस ने भी तय किया है कि वो अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुलाएगा। फ्रांस के राजदूत ने अपने नागरिकों को अलर्ट करते हुए संदेश जारी किया है कि अगर नागरिक काबुल एयरपोर्ट के पास हो तो वहां से हट जाए। इस दौरान आपको बताते हैं कि आईएसआईएस खुरासान का मकसद है खुरासान की स्थापना करना। खुरासान का मतलब होता है जहां सूरज उगता है। खुरासान के नक्शे के अंदर भारत में पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को दर्शाया गया है। इसके अलावा आधे चीन और पाकिस्तान को भी इसमें दर्शाया गया है, जबकि ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को भी इन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया है। यानी कि खुरासान न सिर्फ अफगानिस्तान में आतंक फैला रहा है, बल्कि इन देशों पर भी उसकी नजर बनी हुई है। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी हलचल तेज है और वहां भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इस बीच बीते दिनों टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में आकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। वहीं हालात ये हो चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के मुखिया खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली का रुख कर चुके हैं और वहां पर डेरा डाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ के बतौर मुख्यमंत्री राहुल जी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। वो राज्य में अब तक हुए विकास कार्यों को देखेंगे। बघेल ने कहा कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ राज्य के प्रशासनिक मामलों पर भी चर्चा हुई। अंत में मैंने राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ आने का अनुरोध किया है और उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। वो अगले हफ्ते वहां आएंगे। वहीं सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम पद के फॉर्मूले के पक्षधर हैं, जो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की ताजपोशी की ओर इशारा भी करता है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल को अभयदान दे दिया है? क्योंकि पिछले दिनों से लगातार भूपेश बघेल का खेमा एक्टिव है और उनके मंत्री और उनके खेमे के 53 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और गुरुवार को दर्जन भर से ज्यादा विधायक जो कि बघेल को समर्थन देते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की थी और उनको अपना पक्ष बताया था। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच अदावत कम होती नजर नहीं आ रही है। पुलिस केस, गिरफ्तारी और जमानत मिलने के 2 दिन बाद नारायण राणे ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए राणे ने कहा कि 39 साल से दबे एक राज्य को खोलूंगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से शुरू हुई। रत्नागिरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को राणे ने संबोधित किया। फिर से शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा वार किया। नारायण राणे ने कहा कि मेरी आवाज़ ठीक होने पर फिर बजाऊंगा। मैं कुछ भी बजा सकता हूं, ढोल भी बजा सकता हूं और जो करना है वो करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज खोलूंगा। अपने भाई की पत्नी पर किसने एसिड फेंकने को कहा था, यह भी पता करो। सब कुछ बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। कई खुलासा करने के दावा करते हुए नारायण राणे ने कहा, कई खुलासा करेंगे, गिरफ्तार करना है तो करो, मैं नहीं डरता। जो कानून तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि मैंने बाहर घूमकर कई काम किए हैं, तुम्हारी तरह घर में बैठकर बातें नहीं की हैं। इतना ही नहीं, राणे ने ठाकरे परिवार को धमकी भी दे डाली
और कहा कि 39 साल तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे घर की हर बात पता है और अब सब राज खोलूंगा। दिल्ली में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक को खोलने का फैसला किया गया है। ऐसा 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 1 सितंबर से और दूसरे चरण में 8 सितंबर से स्कूलें खोली जाएंगी। राजस्थान सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी स्कूल्स को खोलने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। आपको याद दिला दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रही है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के अगले ही दिन डीडीएमए की बैठक हुई। बैठक में स्कूल खोलने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद ये तय किया गया कि बड़े बच्चों को अगले महीने की 1 तारीख से स्कूल बुलाया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चे आने लगेंगे और फिर 8 दिनों बाद 8 सितंबर से छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को भी स्कूल आने की अनुमति दे दी जाएगी। अभी दिल्ली के स्कूलों में 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को एडमिशन, प्रैक्टिकल वर्क से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्कूल जाने की इजाज़त है। दिल्ली में कोविड-19 महामारी भले ही नियंत्रण में दिख रही हो, लेकिन अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं। एक और एक्सपर्ट्स की तरफ से तीसरी लहर की चेतावनी, साथ ही नई लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने के दावे के बीच बच्चों के माता पिता फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस स्कूल खोलने के डिसीजन पे वो करे क्या। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि स्कूल्स खुलने के बाद कोरोना की सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि पेरेंट्स इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों के भविष्य के हित में लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा देश में यूथ आइकन बनकर उभरे हैं और अब उनकी उपलब्धि में एक और बड़ा आयाम जुड़ गया है। आर्मी ने उन्हें बड़ी उपलब्धि दी है और पुणे की आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को आर्मी ने बड़ा सम्मान दिया है और पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम अब सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया, साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए नीरज चोपड़ा को सम्मानित भी किया। दरअसल नीरज चोपड़ा सेना की दक्षिण कमांड में ही पोस्टेड है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रमोट करने के लिए जो भी हो सकता है करेगी, चाहे कोई संस्थान हो या कोई व्यक्तिगत स्तर पर प्रैक्टिस करना चाहता हो, सरकार उसे हर संभव मदद देगी। देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार तवज्जो दिया जा रहा है। पदक वीरों के स्वागत, सम्मान और सत्कार में कोई कसर नहीं रखी जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने स्वागत, सत्कार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद खेल भावना और खिलाड़ियों के उत्साह में कहां तक बढ़ावा होता है। पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है, उसके साथ ही भारत अपना पहला मेडल पक्का कर चुका है। 4 बार की टेबल टेनिस मेडलिस्ट को हराकर भारत की भाविना बहन ने अपना गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला मेडल पक्का हो गया है। भाविना बहन पटेल टेबल टेनिस में विमेन सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सर्बिया की बोरिस्लावा रेकोविच पेरिस को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-6, 11-7 से हराया। टोक्यो पैरालंपिक के नियमों के मुताबिक टेबल टेनिस में क्लास 1 से लेकर 11 तक सेमीफाइनल में पहुंचे ही मेडल पक्का हो जाता है। भाविना बहन अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीतती है तो वे गोल्ड या सिल्वर के लिए फाइनल खेलेगी। हार की स्थिति में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। भाविना बहन पटेल ने इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील की जोएस डी ओलिवियस को 12-10, 13-11, 11-6 से मात दी थी। वे पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस का मेडल पक्का करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 7 पदक अपने नाम किए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज शामिल है। उसके साथ ही अब पैरा ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की आशा की जा रही है। हिंदू और सनातन समाज में 7 जन्मों तक पति और पत्नी साथ निभाने का जो वादा और जो संकल्प अग्नि की साक्षी में विवाह के दौरान लेते हैं, उसी पर दाग एक पत्नी ने धामनिया गांव के काचोला थाना क्षेत्र में लगाया है। ये घटना
6 दिन पूर्व हुई थी, जहां भूसा व्यापारी देवी सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। काचोला थाना क्षेत्र के धामनिया गांव में भूसा व्यापारी देवी सिंह का गला रेतकर हत्या करने के बाद में फायरिंग का जो बहुचर्चित मामला था, आज उसका भीलवाड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया। भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी पिंकी कंवर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि रविवार को दोपहर में घर में सोए देवी सिंह पर फायरिंग करते हुए चंद बदमाशों ने उसका गला रेतकर हत्या कर दी थी। भीलवाड़ा पुलिस ने पत्नी की गिरफ्तारी के होने के साथ ही इस मामले में राहत की सांस ली है, क्योंकि इस मामले को लेकर खासे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त था। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस इस मामले में ढिलाई कर रही है, मगर 6 दिन बाद में आज पुलिस ने पत्नी को इस मामले में गिरफ्तार कर राजपास किया है। इस मामले में अभी भी काचोला थाना पुलिस को 3 लोगों की तलाश है। गौरतलब है कि रविवार को इस घटनाक्रम के बाद में सोमवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धामनिया गांव में विरोध प्रदर्शन किया था और 100 को रखकर खासा हंगामा किया था। बाद में जिला मुख्यालय से एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। उसके बाद में 3 घंटे तक बंद रहे बाजार भी खुल गए थे। नई आवासीय योजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहे नगर विकास न्यास दस्ते के सामने चुनौती पेश करते हुए आज क्रेशर बस्ती के लोगों ने न्यास कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व और समर्थन देते हुए पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत भी मौके पर पहुंच गए। राजावत ने साफ तौर पर कहा कि हम नई आवासीय योजनाओं का तो स्वागत करते हैं, लेकिन अगर गरीबों के घरौंदों को बुलडोजर से रौंद कर नई आवासीय योजनाएं ला रहे हैं तो फिर हम ऐसी एक भी योजना लाने नहीं देंगे और अगर बात नहीं मानी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। असल में यूआईटी कोटा ने हाल में 2400 भूखंडों की 6 नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया है, लेकिन इन योजनाओं में से कई स्थानों पर न्यास की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है। हालांकि क्रेशर बस्ती के लोगों का दावा है कि उनकी रहवास और बसावट बरसों पुरानी है, लेकिन यूआईटी ने अपनी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बीते दिनों वहां पर मार्किंग करके और अतिक्रमण हटाने के लिए निशान लगा दिए थे। इसके बाद से बस्ती के लोग सांसत में हैं और लगातार विरोध करके यूआईटी की कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव आज रहे भरतपुर के दौरे पर। चुनाव संबंधित कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा सहित एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एएसपी बंदिता राणा रही मौजूद। आईजी ऑफिस में ली अधिकारियों के साथ बैठक। पंचायती राज चुनावों को लेकर भी लिया फीडबैक। एडीजीपी प्रशासन कानून और व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव आज भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आईजी कार्यालय में भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के साथ भरतपुर और सवाईमाधोपुर में हो रहे पंचायती राज चुनावों को लेकर बैठक ली और चुनाव संबंधित कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारी चर्चा भी की। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी एडीजीपी सौरभ श्रीवास्तव से मिलने पुलिस अन्वेषण भवन पहुंचे, जहां पंचायती राज के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। एडीजीपी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके मद्देनजर भरतपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा में पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई है। वहीं कानून व्यवस्था की रिव्यू करने के लिए आज यह उनका दौरा हुआ है। भरतपुर में पहले चरण के मतदान के लिए 4 पंचायत समितियों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं दूसरे और तीसरे चरण के लिए 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा।